नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 डीआरडीओ सेल एनपीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चल दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, इस वीडियो की खास बात यह है कि हमने सभी टॉपिक से हर प्रकार के प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है। निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम ऋणात्मक के बारे में जान लेते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है, ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों लकड़ी, अभ्रक, रबर आदि। धनात्मक ताप गुणांक वे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, धनात्मक ताप गुणांक कहलाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, लोहा, तांबा आदि, ये इसके धनात्मक ताप गुणांक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। यदि 220 वोल्ट निर्धारित हीटर 110 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हो तो इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा डैश डैश होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1/4 होगी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके फार्मूले पर रख दिया गया है, पूरा इसका संबंध निकल कर आ गया जो कि आपको निकालना है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत पदार्थ के तापमान के बढ़ाने पर डैश डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अभ्रक का प्रतिरोध घटता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, चालन में तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि तापमान गुणांक धनात्मक होता है। अर्धचालक तथा कुचालक में तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा क्योंकि अर्धचालक तथा कुचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है RT बराबर R0 कोष्ठक में 1 प्लस अल्फा 0 इंटू टी, इसका फार्मूला होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। KWH विद्युत ऊर्जा डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 860 कैलोरी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों केबल में शीर्ष का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, केबलों में शीर्ष का उपयोग केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। शीर्ष सीसा व एल्युमिनियम का बना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक इंसुलेटिंग पदार्थ नहीं होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उच्च जल अवशोषण इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होना चाहिए, अचालक पदार्थ नमी एवं जल से अप्रभावित रहना चाहिए, सुदृढ़ अर्थात मजबूत होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध 10⁻12 ओम सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि केबलों की इंटरशीथ ग्राइंडिंग में डैश डैश परावैद्युत का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सजातीय इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि केबल ग्राइंडिंग के इस विधि में सजातीय परावैद्युत को केबल के कोर तथा विभिन्न इंटरशीथ के बीच रखा जाता है, जिससे केबल पर एक समान विभव प्रवणता प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसे कि अभ्रक या माइका नामक सामग्री निम्न में से किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है। जैसा कि दोस्तों इसमें देख सकते हैं, ठोस विद्युत रोधी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे कि ठोस में कांच, पोर्सिलीन, अभ्रक, कागज, रबर, एस्बेस्टास, लकड़ी और प्लास्टिक, ऊन इत्यादि होते हैं। द्रव में जैसे कि ब्रोमीन, ट्रांसफार्मर आयल, स्विच गियर और सर्किट ब्रेकर आयल, अशुद्ध जल इत्यादि होते हैं। और हम बात करते हैं गैस में। गैस विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैसें, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन इत्यादि होते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी आपूर्ति पर स्विचिंग के समय दिए गए परिपथ में आवेशन धारा यानी चार्जिंग करंट का मान डेड डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं साथियों, डीसी के लिए संधारित्र यानी कैपेसिटर खुला परिपथ की भांति व्यवहार करेगा, अतः धारा केवल प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होगी। यहाँ पर देख सकते हैं खुला है, जैसे कि हम देखते हैं I बराबर V/R होता है। यहाँ पर मान रख देंगे, आपका उत्तर 100 मिली एम्पियर आ जाएगा। अगला प्रश्न, सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किससे बनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लव लेपित कॉपर क्रोड से बनी होती है। और यहाँ पर इसके बारे में आप जान लेना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, दो डीसी स्रोतों में से प्रत्येक का खुला पथित वोल्टेज 24 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। यदि दोनों स्रोत समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट करंट का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका जो मान निकालेंगे, आपका जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 240 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि हम इसमें आप बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दोनों धाराओं को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनको जोड़ लिया गया है और आपका मान 140 आ गया है। सही उत्तर आप 240 आ गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप समझ लेना, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बढ़ता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वायर वाउंड इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों ये प्रतिरोध यूरेका अथवा मैग्नीन नामक मिश्र धातु के महीन व नंगे तार की चीनी मिट्टी, सिरेमिक या बेकेलाइट से बने पाइप पर लपेट कर तैयार किए जाते हैं। इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता कार्बन प्रतिरोधकों की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्विच बंद किए जाने पर वोल्ट मीटर में क्या संकेत होगा? दोस्तों इसका जो देख सकते हैं आप, चित्र दर्शाया गया और इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि बढ़ता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे कि चलिए हम इसकी व्याख्या से देखते हैं। जैसे कि दोस्तों दिए गए चित्र में वोल्ट मीटर का स्विच बंद होने पर बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक इस्त्री यानी आयरन में थर्मोस्टेट करता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है स्विचिंग ऑन ऑफ के द्वारा ऊष्मा को कम करता है, कम करना, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, निर्धारित ऊष्मा से अधिक ऊष्मा हो जाने पर परिपथ को थर्मोस्टेट ऑफ कर देता है तथा ऊष्मा कम होने पर परिपथ ऑन कर देता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि एक ELCB परिपथ में सदैव डेड डैश संयोजित की जानी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों ELCB का आप फुल नाम जान लीजिए, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, जो कि इसका पूरा नाम होता है। और स्विचों को डेड डैश एसेसरीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है कंट्रोलिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, 0 से 50 वोल्ट वाले वैद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए कुंजियों का प्रयोग किया जाता है और 50 से 250 वाले विद्युत परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए सामान्य स्विचों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि टम्बलर स्विच, सरफेस स्विच, कंट्रोलर स्विच, सिंगल पोल स्विच आदि। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के डेड डैश के परीक्षण हेतु किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अपेक्षित घनत्व के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी निकिल यानी निकिल लौह जो बैटरी होती है वो रख रखाव से इसकी आवश्यकता होती है। जैसे कि निकिल अम्ल में निकिल सेल की तुलना में निकिल लौह सेल को कम रख रखाव की आवश्यकता होती है और सीसा अम्ल की दक्षता जो है अधिक यानी 90 से 95 तथा निकिल लौह की दक्षता कम जो कि 72 तक रहती है। लेड एसिड अम्ल सेल का मूल्य कम तथा निकिल लौह सेल का मूल्य अधिक होता है।
चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं सीसा अम्ल का ईएमएफ चार्जिंग के दौरान 2.1 वोल्ट तथा निकिल लव सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न, निकिल निम्नलिखित द्रवों में से किस द्रव में विद्युत चालन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खारा पानी में होता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, अशुद्ध जल या शुद्ध पानी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण चालन संभव नहीं होता है, अर्थात यह एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, 5-15 वोल्ट की बैटरियों को समांतर क्रम में इस प्रकार संयोजित किया गया है कि बैटरियों के सभी धनात्मक टर्मिनल एक साथ जुड़े हुए हैं, तब परिणामी वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों जो कि ये किस में जुड़ा है? समांतर में, तो इसका जो हो जाएगा 75, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें सब गुणा कर लेंगे 15 से 5 का, जो कि आपका 75 हो जाएगा। जैसे कि हम समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, अतः परिणामी वोल्टेज जो 15 वोल्ट ही रहे होगा। यदि श्रेणी क्रम में जो दोस्तों ये श्रेणी क्रम में 75 है, और ये इसका जो राइट आंसर है, आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 वोल्ट, जो कि सही उत्तर होगा। जो कि समांतर में समान रहता है, इसमें 15 वोल्ट ही आएगा। चलिए, जैसा कि सीरीज में आपका 75 हो जाता है। और देखते हैं अगला प्रश्न, 2 वोल्ट सीसा अम्ल सेलों का 12 वोल्ट प्रदाय के लिए और किस संयोजन से समूहित किया जाना चाहिए? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6 सेल श्रेणी, इसका राइट आंसर होगा। श्रेणी संयोजन में देख सकते हैं N/E इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इससे गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा। जबकि दोस्तों समांतर में जो होता है वो समान होता है। अगला प्रश्न, 120 एम्पियर क्षमता वाली बैटरियाँ 8 एम्पियर धारा समय दे सकती है। सही उत्तर दोस्तों इसका आप हल करेंगे, जैसे कि एम्पियर आवर बराबर होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपका इसकी बैटरी की क्षमता कितनी दी गई है। क्षमता बराबर होती है बैटरी की क्षमता बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर इंटू आवर, यानी आपकी कितनी एम्पियर की बैटरी है और कितने घंटे तक चलती है। दोस्तों यहाँ पर क्षमता 120 रखेंगे, और आवर यानी घंटे कितनी दी है 8, मतलब एम्पियर कितना है 8, और घंटे का मान निकालना, जैसे कि 8 से इसमें भाग दे देंगे, 8 × 9 8, और ये कितना 4 8 5 40, आपका 15 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के किस पैरामीटर के अनुरूप होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एमएमएफ ड्रॉप, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि किसी विद्युत परिपथ में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप चुंबकीय परिपथ के एमएमएफ ड्रॉप के अनुरूप होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स और विद्युत परिपथ में धारा, रिलक्टेंस, प्रतिरोध और घनत्व, फ्लक्स घनत्व, धारा घनत्व, एमएमएफ, ईएमएफ और प्रवेश्यता और चालकता। यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीयशीलता और विद्युतशीलता, ये इससे कुछ संबंधित हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता निम्न में से किसमें परिवर्तन होने पर बदल सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तापमान में, इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि अगले प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। क्यूरी तापमान के ऊपर लव चुंबकीय पदार्थ यानी अन्य चुंबकीय पदार्थ की तरह तथा अन्य चुंबकीय पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एमएमएफ यानी चुंबकीय वाहक बल के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स एमएमएफ द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला चुंबकत्व वाहक बल कहलाता है। जैसे कि किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा परिपथ में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। एमएमएफ बराबर दोस्तों NI होता है, और इसकी इकाई एम्पियर इंटू टर्न होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एसी सर्किट में अगर विरोध रिएक्टेंस 0 होता है तो पावर फैक्टर डैश होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 होगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं,
एसी सर्किट में अगर विरोध रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर 1 होगा। इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, जो कि जेड बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। जैसे कि जेड प्रतिबाधा और आर प्रतिरोध, एक्सएल प्रेरकी रिएक्टेंस यानी प्रतिघात और एक्ससी धारिता रिएक्टेंस और cos फाई पावर फैक्टर होता है। एक्सएल बराबर एक्ससी बराबर 0 होने पर दोस्तों यहाँ पर इसका पूरा मान देख सकते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया और यहाँ पर पूरा इसका मान निकाला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन की लाइन धारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि फेज धारा का रूट 3 गुना है, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि स्टार संयोजन में लाइन धारा फेज वोल्टेज का रूट 3 गुना होती है तथा लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लाइन धारा यहाँ पर दिया गया और ये लाइन धारा ये वोल्टेज ये बराबर होते हैं। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि देख सकते हैं। 10 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 प्रदाय पर 200 वाट के कुल कितने बल्बों को सुरक्षित उपयोग में लिया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 11 इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि देख सकते हैं फार्मूला दिया गया है P बराबर VI, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, आपका जो निकल कर उत्तर आ जाएगा 11 इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसका मान निकाला गया 2200 और फिर दोस्तों इसको बल्बों कितने बल्ब हैं 200 से पूरा भाग दे दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर निकल कर आ जाए। जो 100 वाट के कुल बल्ब जो कि दिया गया है यहाँ पर इसका भाग दे देंगे, आपका उत्तर 11 बल्ब आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 10 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 240 मात्रक इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर T बराबर 8 घंटे दिया, P बराबर 100 जो कि यहाँ पर दिए गए और बल्ब की संख्या 10 दी गई है। यहाँ पर इसमें इस फार्मूले पर पूरा मान रख देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 8 और फिर दोस्तों 1 माह है, 1 माह में 30 का गुणा कर देंगे, जो कि आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 240 यूनिट आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसे कि 100 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, 10 दिनों में बिजली की खपत क्या होगी? दोस्तों इसको जो आप हल करेंगे, जैसे कि उसको हल किया गया है यहाँ पर पूरा फार्मूले पर मान रख देंगे, वाट गुणे टाइम गुणे घंटे, यहाँ पर पूरा मान रख कर 1000 से भाग दे देंगे, आपका जो 20 यूनिट सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए सही उत्तर होगा, जो कि 20 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि 120 वोल्ट एसी परिपथ का विरोध 40 ओम है तो परिपथ की औसत गति शक्ति होगी। सही उत्तर दोस्तों आप उत्तर निकालेंगे, जो कि 360 वाट आ जाएगा। जैसे कि हम इसमें आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों V का मान दिए गए, R का मान यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर R होता है, V स्क्वायर अपान R होता है, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, जो कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग के लिए डेड डैश को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भू संपर्कित टर्मिनल यानी अर्थड टर्मिनल इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसा कि हम इसमें देखते हैं, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता का उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के लिए भू संपर्कित टर्मिनल को उसके परिसर के उपलब्ध करवाना तथा रख रखाव करना चाहिए। विद्युत झटके से या खतरे से सुरक्षा हेतु अर्थिंग की जाती है। जैसे कि भारतीय नियम के अनुसार 1956 के अनुसार 32 और 61, 62 और 67, 69, 88 और 90 उपनियम के लिए प्रभावी हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाली कंडक्टर तार को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है अर्थड सप्लाई कहते हैं। चलिए जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अर्थ लीड कहते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अर्थ कंडक्टर के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि अर्थिंग के लिए 2 भागों को एक चालक द्वारा संयोजित किया जाता है, जिसमें से 2 दोष की स्थिति में प्रदोष यानी फॉल्ट धारा प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाता है। और अर्थ इलेक्ट्रोड
जैसे कि धातु का एक पाइप या अन्य चालक जो भारतीय विद्युत नियमों के अनुरूप हो एवं जिसे पृथ्वी में दबा दिया जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। अगला प्रश्न, जमीन में आपूर्ति प्रणाली के गैर करंट ले जाने वाले भागों को जोड़ने को डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर अर्थिंग इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों आप अर्थिंग के बारे में देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी दी गई है और हम इसमें अर्थिंग का उद्देश्य मानव को विद्युत झटके से बचाना तथा आग के खतरे को टालना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पीएनपी इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों पीएनपी एक ट्रांजिस्टर का प्रकार है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीएनपी और एनएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पर देख सकते हैं इसके सिंबल भी बने हुए हैं, जैसे कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये एनएनपी ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। एनएनपी जो इसकी जो तीर का निशान है वो बाहर की तरफ इसमें होता है और पीएनपी में अंदर की तरफ इसका तीर का निशान होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का चालन होल के द्वारा होता है तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन न ही अच्छा निर्वाहक और न ही अच्छा अवरोधी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्धनिर्वाहक इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं अर्धनिर्वाहक ना ही अच्छा निर्वाहक है और ना ही अच्छा अवरोधी है। इसका चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होती है। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। सेमीकंडक्टर पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डायोड के कार्य की तुलना निम्नलिखित विकल्पों में से किस के कार्य के साथ की जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्विच इसका राइट आंसर है। चलिए बाकी दोस्तों आप पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि आपका अगला प्रश्न है, अर्धनिर्वाहक उपकरण जो कि प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है उसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सोलर सेल कहते हैं। जैसा कि इसमें हम देखते हैं सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। इस सोलर सेल को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि सूर्य की किरणें उसकी सतह पर आपतित हों और सोलर सेल प्रकाश वोल्टेज सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात इसमें प्रकाशीय फोटॉन के आपतन के कारण विभव उत्पन्न होता है। सोलर सेल में बाह्य बाष्पीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यदि सिलिकॉन डायोड युक्त बायस्ड धनात्मक समांतर डायोड के क्लीपर परिपथ में बायस वोल्टेज ईबी का मान 0 हो तो वी आउट यानी वोल्टेज आउट का मान क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लस ईबी प्लस 0.7 जो कि वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि एक ट्रांजिस्टर का उपयोग शांत अवस्था में किया जाता है जब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई ना हो, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं ट्रांजिस्टर में एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें 3 टर्मिनल जैसे कि एमीटर बेस कलेक्टर होते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसे कि दिया गया है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा डेड डैश द्वारा प्रवाहित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी छेद इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एमीटर बाईपास धारिता किस लिए प्रयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रवर्धित एसी सिग्नल को कम रिएक्टेंस का पथ प्रदान करने के लिए, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यानी एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कमज़ोर सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस प्रवर्धक का उपयोग 20 किलोहर्ट्ज 3 मेगाहर्ट्ज रेंज में रेडियो रिसीवरों में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आरपीएफ प्रवर्धक यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज की रेडियो रिसीवरों में किया जाता है। चला अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों
एक शक्ति प्रवर्धक का अनिवार्य रूप है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एक धारा प्रवर्धक है, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसे कि देख सकते हैं, वह प्रवर्धक जिसमें ट्रांजिस्टर अभिनति और वोल्टता समायोजित किए जाते हैं ताकि संग्राहक धारा अर्ध समय के लिए प्रवाहित हो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वर्ग बी प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, वर्ग यानी क्लास बी एम्पलीफायर की बायसिंग इस प्रकार की जाती है कि इसका क्यू पॉइंट कट ऑफ पर स्थित होता है, अतः आउटपुट तरंग सिर्फ आधे चक्र में ही प्राप्त होती है। क्लास बी एम्पलीफायर की अधिकतम दक्षता जो है, अधिकतम दक्षता 78.5% होती है। इस क्लास बी को प्रयोग कर बनाए गए पुश पुल एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की घटना होती है जब दूसरा एम्पलीफायर ऑन होने से पहले ऑफ हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए, जो कि हमने आपको बता दी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मॉसफेट, इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों मॉसफेट सबसे अधिक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। मॉसफेट की डिप्लीशन एहेंसमेंट मोड प्रचालित किया जा सकता है। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुणा अधिक होता है, जबकि डिस्प्लिन एहेंसमेंट मॉसफेट दोनों में चैनल की चालकता अर्धचालक पर एक इंसुलेटर सिलिकॉन ऑक्साइड में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा चैनल में आवेश प्रवाहित होता है और प्रेरित आवेश की मात्रा गेट पर प्रयुक्त विभव पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो यूपीएस जो है ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम में संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सामान्य आपूर्ति की स्थिति में भी कार्य करना, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी डिवाइस उच्चतम धारा और वोल्टेज रेटिंग है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आईजीबीटी, इसका राइट आंसर है। चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, बूलियन फलन ए प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी को लागू करने के लिए नैंड गेटों की आवश्यकता होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0, इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि इसमें देखते हैं, यह बूलियन फलन प्राप्त करने में कोई नैंड गेट नहीं होता है, बल्कि 3 ओआर गेट तथा एक एंड गेट का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, एंड गेट डैट डैश, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह किसी सीरीज स्विचिंग सर्किट के तुल्य होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एंड गेट का सिंबल भी देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसकी सत्यता सारणी भी आप देख सकते हैं। चलिए जैसे कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रम प्लेट पर स्पार्किंग से बचने के लिए लगाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रवाह की ग्रीस लगाते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, डेड डैश में जनरेटर के शाफ्ट पर एक तरह से तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारे शाफ्ट से रोधक स्थिति इंसुलेट रहती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्लिप रिंग में जनरेटर मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्लिप रिंग, इसका सही उत्तर होगा। स्लिप रिंग में जनरेटर के शाफ्ट पर इस तरह तांबे की 2 तारें लगी होती हैं कि तारे शाफ्ट से रोधक स्थिति इंसुलेट रहती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर 120 से लेकर 250 वोल्ट के उत्तेजक के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है डीसी शंट जनरेटर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें डीसी शंट जनरेटर 120 वोल्ट से लेकर 250 के उत्तेजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। डीसी शंट जनरेटर अधिक किलोवोल्ट एम्पियर प्रत्यावर्तक की शाफ्ट पर लगा रहता है। इस प्राइम मूवर में जब प्रत्यावर्तक का रोटर घूमता है तो शाफ्ट घूमती है, इसके कारण डीसी शंट जनरेटर घूमता है तथा डिस्ट धारा देता है, जैसे डीसी देता है, और यह डिस्ट धारा प्रत्यावर्तक के रोटर में दी जाती है, जिससे फील्ड उत्तेजित होती है। अगला प्रश्न आपका है, कम्यूटेशन के दौरान आर्मेचर कॉइल कुंडली के एक शॉर्ट सर्किट होता है जब? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोई भी 2 कम्यूटेटर ब्रश के साथ संपर्क में आ जाते हैं
तब होता है शॉर्ट। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी दोस्तों अधिक जानकारी आप देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में पतले तार एवं अधिक टर्न पाए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शंट वाइंडिंग में पतले तार और अधिक टर्न पाए जाते हैं, जबकि सीरीज में होता है वो मोटे तार होते हैं, उसमें कम टर्न पाए जाते हैं सीरीज में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डीसी मोटर में शंट वाइंडिंग में पतले तार एवं अधिक टर्न पाए जाते हैं तथा सीरीज वाइंडिंग में मोटे तार के कम टर्न प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक डीसी जनरेटर की वेव वाइंडिंग में 8 पोल और 4 चालक 600 आरपीएम की गति घूमकर 0.5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, तो प्रेरित ईएमएफ का मान क्या होगा? दोस्तों आप निकालेंगे जो कि आपका 80 वोल्ट सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला है, आप सभी लोगों को आता होगा, जैसे कि विद्युत वाहक बल बराबर फाई ZNP/120 होता है। यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका जो निकल कर आ जाएगा आपका 80 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न है, यदि लैप वाइंडिंग में पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या डैश होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 4 होगी। जैसा कि दोस्तों लैप में समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है, और जो वेव वाइंडिंग में होती है वो पोल्स यानी हमेशा वेव वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या हमेशा 2 होती है, जो कि देख सकते हैं वेव वाइंडिंग में ए बराबर हमेशा 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि व्यवहारिक में डीसी मोटर में पुनर्योजी ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है जब? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भार ओवरहॉलिंग अभिलक्षण का हो इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसमें देख सकते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग का उपयोग डीसी मोटर में वहाँ किया जाता है जहाँ ऊपर से नीचे की ओर ढलान अर्थात ओवरहॉलिंग लोड अभिलक्षण का हो। इसमें लोड सप्लाई को विद्युत शक्ति रिटर्न करने लगता है, जिससे इसकी दक्षता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, भार बढ़ने पर दिष्ट शंट मोटर की गति डैश राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी कम हो जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों भार बढ़ने पर डीसी शंट मोटर की गति थोड़ी सी कम होती है, इसका कारण यह है कि भार बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप होने से थोड़ी सी गति घट जाती है, जैसे कि इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा यानी डीसी सीरीज मोटर का टार्क TE/IA ग्राफ एक डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भार तक परवलय और अधिक भार पर सीधी रेखा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि दिया गया है डीसी मोटर का बलाघूर्ण, यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं, टॉर्क दिया गया है, धारा दी गई है, यहाँ पर पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोटर का आर्मेचर जल जाएगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर जाने से पहले यहाँ पर देखते हैं इसका फार्मूला देख सकते हैं आप, जो कि दिए गए हैं आपके इस सवालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 39 खांचे हैं जिसमें 12 चालक प्रति खांचे हैं, तब कुल चालकों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा दोस्तों इसमें फार्मूला होता है, जो कि आपका इसमें 468 आंसर निकल कर आएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि चालकों की संख्या बराबर खांचों की संख्या गुणे प्रति खांचे चालक, यहाँ पर पूरा मान रख कर आप हल कर लेंगे, आपका 468 सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि 10 किलोवोल्ट एम्पियर 1100 और 400 वोल्ट 11/400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? सिंपल सा है दोस्तों, इसमें लगा देना फार्मूला, ये वाला पूरा मान यहाँ पर आपका दिया गया है, आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 275 सही उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियाँ डैश होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंध इसमें होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
परिणामित में कोर पटलन यानी लेमिनेशन डेड डैश द्वारा विषवाहक होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वार्निश इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि हम इसमें देखते हैं ट्रांसफार्मर की कोर मुख्यतः ऐसे पदार्थ से बनाया जाता है जिसकी परमेबिलिटी उच्च और हिस्टैरिसीस हानि निम्न होती है। और हम इसमें देखते हैं ट्रांसफार्मर की कोर हाई सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर का लेमिनेशन करने से भार धारा हानि कम हो जाती है और इसकी लेमिनेशन की मोटाई जो है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर जाने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से वृद्धि करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज में वृद्धि करता है। चलिए जैसा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि करता तथा धारा में कमी करता है। अगला प्रश्न है जैसे कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी लघु पथन परीक्षण से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उल्टा बढ़ती है और धारा कम होती है, KVA स्थिर रहता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक की अपेक्षा अधिक होती है। अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी वोल्टा अनुपात को भार से अनुसार नियंत्रित करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है इंसुलेशन प्रतिरोध को डेड डैश का उपयोग करते हुए मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मेगर इसका राइट आंसर है। और मेगर द्वारा मेगा ओम रेंज का अर्थात उच्च प्रतिरोध मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है AVO मीटर डेड डैश को माप सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करंट EMF का और प्रतिरोध इसका राइट आंसर है। जैसा कि चल कॉइल प्रकार वाले उपकरण डेड डैश पर काम करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी DC आपूर्ति पर कार्य करते हैं। जैसा कि इस यंत्र में स्केल पर संकेतक का चालन एक कुंडली के द्वारा होता है, इस कारण इसे चल कॉइल यंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न भू प्रतिरोध को डेड डैश द्वारा मापा जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भू प्रतिरोध परीक्षण टेस्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है जैसे कि किलोवाट आवर मीटर एनर्जी मीटर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकीकृत प्रकार का उपकरण होता है। अगला प्रश्न जाने से पहले इसकी व्याख्या देते हैं। जैसे कि वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है इंटीग्रेटिंग यंत्र कहलाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो कि DRDO का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। इससे बाहर दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जो कि हमने 3000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, इसके सारे वीडियो अगर आपने देख लिए तो मान लो कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वपरिवर्तित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 3 फेज प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि 3 फेज प्रेरण मोटर स्वपरिवर्तित यानी सेल्फ स्टार्ट होती है, क्योंकि जब इसके स्टेटर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो यह घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। अगला प्रश्न यदि एक 4 पोल यानी 4 ध्रुवी इंडक्शन मोटर की गति 1800 RPM है तो मोटर किस आवृत्ति पर संचालित रही। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 60 हर्ट्ज जो कि सही उत्तर होगा। यहाँ पर सिंपल सा होता है F बराबर NS गुणित P अपान 120 रख देंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक प्रेरण मोटर में जैसे ही वायु का अंतर बढ़ता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर घट जाएगी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा को न्यूनतम करने के लिए, ये इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग आर्मेचर धारा को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रवर्तक संपर्क यानी स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या उनकी स्थिति के लिए या उनके कार्य के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य संवृत यानी एनसी संपर्क का तात्पर्य है कि वे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विवृत हैं जब रिले कुंडली उत्तेजित है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यागामी पंप किसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है में डैश डैश मोटर प्रयुक्त की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिक पिंजरी प्रेरण मोटर इसका राइट आंसर होगा, यानी डबल केज मोटर इसका सही उत्तर होगा, डबल केज इंडक्शन मोटर। 3 फेज प्रेरणी मोटर का अवरुद्ध घूर्णक जांच ज्ञात करने में सहायता करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्टेटर को निर्दिष्ट मोटर प्रतिरोध इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर केवल एसी पर चलती है और इसमें 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसकी जो गति होती है इसका फार्मूला देख सकते हैं, NS बराबर 120 F/P इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, प्रेरणी मोटर और ट्रांसफार्मरों द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनका शक्ति गुणांक डैश डैश होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 0 इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि इसमें देखते हैं, प्रेरणी मोटर और ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उनका शक्ति गुणांक 0 होता है। शक्ति गुणांक का मान वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात होता है। जैसे कि cos फाई बराबर VI cos फाई, यहाँ पर VI से VI कट जाएगा, आपका पावर फैक्टर बराबर cos फाई बचेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि देख सकते हैं, एकल फेज कैपेसिटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 100 माइक्रोफैरड से कम इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रिपल्सन मोटर की घूर्णन दिशा डैश डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ब्रश स्थिति को बदलकर बदली जा सकती है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, इस प्रकार की मोटर के ब्रश न्यूट्रल अक्ष 20 डिग्री कोण पर स्थापित किए जाते हैं और ब्रशों को तांबे की मोटे तार से शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। यदि ब्रशों को खिसकाकर कोण का मान 20 डिग्री से अधिक कर दिया जाए तो मोटर की घूर्णन गति घट जाती है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसी सिंगल फेज मोटर का प्रारंभिक घुमाव बल न्यूनतम होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शेडेड पोल मोटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए जैसा कि अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर उत्तम पावर फैक्टर पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर रन मोटर इसका राइट आंसर होगा। उत्तम पावर फैक्टर पर कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर करता है। जैसे कि इस प्रकार की मोटर में 2 प्रकार के कैपेसिटर प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दोस्तों निम्न पर जो है वोल्टेज से बड़ा बैक यानी पश्चगामी शक्ति गुणक, यहाँ पर देख सकते सामान्य में इकाई शक्ति गुणक होता है और अति उत्तेजन में अग्रगामी शक्ति गुणक होता है। जैसे कि वोल्टता नियमन का फार्मूला EB - V/V गुणित 100 इसका सही फार्मूला है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं, उस अधिकतम टार्क को क्या कहा जाता है जो एक सिंक्रोनस मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति पर रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लॉक्ड रोटर टॉर्क इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि जब सिंक्रोनस मोटर को तुल्यकालिक गति के पास तक घुमाकर क्षेत्र को उत्तेजित किया जाता है तो यह स्टेटर के विपरीत ध्रुवता वाले गति घूर्णी क्षेत्र के साथ लॉक हो जाता है जो रोटर की गति के लिए आवश्यक बलाघूर्ण विकसित करता है, जिसे लॉक्ड रोटर अघूर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न, शक्ति गुणक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं।
चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, संधारित्र बूस्टर द्वारा स्थैतिक संधारित्र को लाइन की श्रेणी में संयोजित करके लाइन का प्रेरकत्व प्रतिघात उदासीन किया जाता है। परिणाम स्वरूप शक्ति गुणक बढ़ जाता है और वोल्टता नियमन भी श्रेष्ठ हो जाती है और शक्ति गुणक सुधारने हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका फार्मूला भी दिया गया है, आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है। चलिए, जैसे कि देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मशीन एक अग्रशक्ति कारक धारा को खींचती है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि एक रेक्टिफायर डायोड फॉरवर्ड दिशा में 20 ओम तथा विपरीत दिशा में 20,000 ओम प्रतिरोध दर्शाता है, वह सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अच्छा है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका, सिलीनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इनपुट करंट बढ़ जाएगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब कोई पंप नए तौर पर अधिष्ठापित हो अथवा मरम्मत हेतु खोले जाए तो उसके उचित प्रचालन हेतु दो शर्तों का अनुपालन आवश्यक है। घूर्णन की दिशा और प्रारंभन में पूर्व अपक्रमण। किस प्रकार के पंप के अपक्रमण की आवश्यकता नहीं होती है? सही उत्तर दोस्तों, जो आपकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, प्रत्यागामी पंप इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जैसा कि जब कोई पंप नए तौर पर अधिष्ठापित हो अथवा मरम्मत हेतु पुर्जे खोले जाएं तो उसके उचित प्रचालन हेतु दो शर्तों का अनुपालन आवश्यक है, जैसे कि घूर्णन की दिशा और प्रारंभन से पूर्व आक्रमण यानी प्राइमरी। प्रत्यागामी पंप प्रकार के पंप के आक्रमण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि एक 16 पोल वाली कैपेसिटर प्रकार की पंखे की मोटर रिवाइंडिंग में एक अथवा दो पोल्स की वाइंडिंग की ध्रुवता गलत है तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोटर धीरे चलेगी। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह कहलाती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि संघनीकृत वाइंडिंग कहलाती है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप वाइंडिंग के बारे में इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, किसी मोटर में वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 हो तो वह संघनीकृत वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ संकेंद्रीय रूप से स्थापित की जाती हैं, अतः उन्हें क्रमशः छोटे से बड़े आकार का बनाया जाता है। इसमें अधिक कूलिंग स्थान प्राप्त होता है, इसलिए सिंगल फेज मोटर्स में आमतौर पर समकेंद्री वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न, यदि किसी मोटर की वाइंडिंग में एक समूह की सभी कुंडलियों का केंद्र एक ही हो तो वह कहलाती है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर संकेंद्रित वाइंडिंग कहलाती हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो तो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वह कहलाती हैं, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वितरित वाइंडिंग कहलाती हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, 10 मीटर गुणे 4 मीटर आकार का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना है तो प्रत्येक लैंप का MSCP 300 है तो डिसिप्रिएशन फैक्टर 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 माने तो फर्श लगभग पर उत्पादित औसत प्रकाश कितना होगा? दोस्तों, इसका जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 942.47 लक्स, जो कि सही उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों पूरा मान रखना है, जहाँ पर जैसे कि इसका पूरा मान दिया गया, एरिया निकाल लिया गया है और MSCP का मान दिया गया, पी का मान दिया गया और यहाँ पर पूरा मान दिया गया है और 10 लैंपों की संख्या यहाँ पर दोस्तों फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 942.47 लक्स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, प्रदीपन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि परावर्तित प्रकाश का अतितापन प्रकाश से अनुपात, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यूपीएस प्रणाली में आपात उपयोगी बैटरियां डैश डैश होती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी निकिल कैडमियम की होती हैं। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, यह एक द्वितीयक सेल होता है और निकिल कैडमियम सेल क्षारीय सेल होता है। इसकी संरचना एडिशन सेल के समान होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें नेगेटिव प्लेट के रूप में कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव प्लेट निकिल आलेपित स्टील का ही रहता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोटर में स्थैतिक आवृत्ति परिवर्तन यानी स्टैटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गति विनियमन प्राप्त करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, परिवर्तनीय आवृत्ति यानी ड्राइव यानी वीएफडी का आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड साइन वेव इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अधिक जानकारी, जैसे कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव द्वारा फ्रीक्वेंसी को परावर्तित करके मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। अगला प्रश्न, चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के रूप में विद्युत रोधी प्रतिरोध कमांड डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों इसमें देखते हैं, जल तापक के लिए विद्युत रोधी प्रतिरोध कमांड 0.5 ओम मेगा ओम होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किसी वैद्युतिक टोस्टर के एलिमेंट को बदलते हैं। एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान का क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तापमान लगभग 3% बढ़ेगा। चलिए जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ट्रमलर प्रकार का, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 3000 आरपीएम से लेकर 14000 आरपीएम तक होती है। और दोस्तों फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर प्रयुक्त की जाती है और यूनिवर्सल मोटर जो है एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई पर कार्य कर सकती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, ए और बी दोनों में किया जा सकता है। जैसा कि इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत द्वारा कम मात्रा में जल उपलब्ध होने की स्थिति में भी ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रो ऊर्जा स्रोत इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। इस विधि में नदी या नहर पर बैराज बनाकर जल एकत्र किया जाता है और एकत्र जल को ऊंचाई से गिराकर जल टरबाइन चलाई जाती है। इस प्रकार के हाइड्रो ऊर्जा स्रोत का ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है। अगला प्रश्न, सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सभी लोगों को पता ही होगा। अगला प्रश्न, सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर होगा। और सूर्य 4.5 × 10⁻23 किलो जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और इसमें दो हल्के नाभिक के परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा स्रोत इसका राइट आंसर है। पवन ऊर्जा स्रोत ध्वनि प्रदूषण फैलाता है और पवन ऊर्जा आधारित उपकरण ऊर्जा परिवर्तक के अंतर्गत पवन चक्की एवं पवन टरबाइन जनित्र आदि आते हैं। चलिए जैसा कि दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अधिक धीमी होती है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि नियंत्रण परिपथ में विभिन्न प्रकार के रिले का प्रयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं में प्रचालित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विलंब रिले
रूप में प्रयुक्त होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि तापीय रिले इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तात्क्षणिक रिले है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्थायी चुंबक चल कुंडली इसका राइट आंसर है। चलिए जैसे कि अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, रडार किसका संक्षिप्त रूप है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका राइट आंसर है। चलिए जैसे कि दोस्तों हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रडार बीकन क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक छोटे प्रकार का रडार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रांसमीटर की अंतिम रेंज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्लास सी इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें देखते हैं, क्लास सी प्रचालन में ट्रांजिस्टर को कट ऑफ क्षेत्र के अंदर बायस किया जाता है, अतः ट्रांजिस्टर इनपुट चक्र के आधे चक्र से ही कम चक्र के लिए सक्रिय में रहता है, जिससे कि आउटपुट धारा 180 डिग्री से भी कम समय के लिए प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रिसीवर इसका राइट आंसर है। जैसा कि रिसीवर यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है, तत्पश्चात मॉड्यूलेशन द्वारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पुनः प्राप्त किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन के पश्चात प्राप्त विद्युतीय सिग्नल लाउड स्पीकर ध्वनि सिग्नल में बदलता है। चल दोस्तों, आज के लिए इतने रहेंगे प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी डीआरडीओ के एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।